एक ही वीडियो के अंदर दो दो आईपीओ का डिस्कशन। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ आ रहा है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ आ रहा है और दो नो आईपीओ की डिस्कशन इस एक वीडियो के अंदर ही करेंगे। डिटेल्स तो बहुत ज्यादा होती हैं पर कोशिश करेंगे थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में इसको आज कर लें। और कॉम्पैक्ट करने का रीजन ये भी है कि कोई आईपीओ सिग्निफिकेंट है, कोई नहीं भी है, तो जो सिग्निफिकेंट नहीं है उसकी थोड़ी डिटेलिंग कम करेंगे क्योंकि उससे हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इस आईपीओ में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और जो अच्छा लग रहा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में देख लेते हैं और एंड में कंक्लूड करेंगे कि लिस्टिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए दोनों आईपीओ में कैसा पर्सपेक्टिव रखना है। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की। और आज तो डिटेल्स मेरे सामने लिखी हुई हैं तो मैं भी रीड करके ही बोलूंगा, इतना सारा डिटेल्स याद नहीं कर सकते। कंपनी शुरू हुई थी 1989 के अंदर और ये दो सेगमेंट में काम करते हैं और ये दोनों सेगमेंट जो है वो केमिकल रिलेटेड ही हैं। सबसे पहला सेगमेंट है एसिटाइल इंटरमीडिएरीज, एआई जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएरीज जिसको एसआई बोलते हैं। तो एआई और एसआई ये दो सेगमेंट है जिसमें कंपनी काम करती है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इथाइल एसीटेट के एंड द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिकेटीन डेरिवेटिव्स इन इंडिया। और ये भी तो इसलिए है क्योंकि एक कंपनी है क्लैरियंट, इन्होंने उसको ओवरटेक करा था तो उसके बाद से ये बिजनेस इनके पास आ गया है और दे आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ दिस थिंग। तो ये हमें ध्यान देना है कि इनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसको सिर्फ यही बनाते हैं। हो सकता है कंपटीशन में और लोग बाद में बना ले, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती, पर फिलहाल के लिए दे आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलते हैं। एआई सेगमेंट के अंदर ये इथाइल एसीटेट बनाते हैं, फ्यूल बेस्ड इथेनॉल बनाते हैं और कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो इस सेगमेंट में कवर करते हैं। वहीं एसआई सेगमेंट के अंदर ये किटीन बनाते हैं, डिकेटीन डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इनके पास हैं जो ये बनाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। एग्रोकेमिकल सेक्टर में यूज करे जाते हैं, फार्मा सेक्टर में यूज करे जाते हैं, पेंट रिलेटेड जितने सेक्टर्स होते हैं छोटे मोटे, इंक हो गई, डाइज हो गई, उन सब में भी इनका बहुत ज्यादा यूजेज रहता है। इनके कुछ कस्टमर्स के नाम मैं आपको बताता हूं। एलेम्बिक फार्मा, लॉरेस लैब्स, ग्रैन्यूल्स, हेट्रो लैब्स, मैक्लियोड फार्मा, सुवेन फार्मा, यूपीएल, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि काम इनका डिसेंट है, इनके पास काफी अच्छा कस्टमर बेस है और काफी हाई एंड कस्टमर बेस है। 30 कंट्रीज में इनका काम है, चाइना, रशिया, यूएई, यूएस, यूके, इन सारी कंट्रीज में काम है और अराउंड 24 to 25% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। करंटली 2 प्लांट है इनके और एक और प्लांट ये लगाने की सोच रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर ये फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाएंगे जो कि एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस होगा। तो एक्सपेंशन के लिए भी इनके पास स्कोप है। कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इनको जो केपेक्स रिक्वायरमेंट है अपने नए प्लांट के लिए वो पूरी करनी है। कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरा करना है, कुछ बोरोइंग्स है उनकी रीपेमेंट करनी है और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस वो भी इस आईपीओ के प्रोसीड से ये करेंगे। इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, काफी रिनोन्ड है, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज हो गए, फाइन ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन। तो ये सारे काफी सेटल्ड वेल एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर्स इनके हैं। तो ये तो थी कंपनी की बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या है। इशू साइज है 600 करोड़। आईपीओ ओपन हो रहा है 15 मार्च को, क्लोज हो रहा है 17 मार्च को। अलॉटमेंट हो जानी चाहिए 22 मार्च को और लिस्टिंग हो जानी चाहिए 25 मार्च तक। प्राइस बैंड है आईपीओ का 129 to 130 रुपीज। एक लॉट के अंदर 115 शेयर है तो हमारी एक एप्लीकेशन 14,950 की पड़ेगी। रिटेल कोटा के अंदर मैक्सिमम 13 लॉट सप्लाई कर सकते हैं और 35% कोटा रिजर्व्ड है रिटेल के लिए इस आईपीओ के अंदर। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के एसेट्स की। FY18 में 894 करोड़ एसेट्स हो गए थे, FY19 में 1014 करोड़, FY20 में 1017 करोड़ और Q2 FY21 के अंदर 1037 करोड़। एसेट स्टेबल है। लायबिलिटीज की बात करें तो 515 करोड़ लायबिलिटीज थी FY18 में, 19 में हो गई 564 करोड़, 20 में हो गई 643 करोड़ और Q2 FY21 564 करोड़ की लायबिलिटी हो गई थी। रेवेन्यू की अगर बात करें तो FY18 में 1396 करोड़ था, FY19 में हो गया 1574 करोड़, 20 में हो गया 1538 करोड़ और Q2 FY21 में 814 करोड़ रेवेन्यू था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75.6 FY18, 19 में हो गया 72.3 करोड़, 20 में हो गया 70.2 करोड़
और Q2 के अंदर हो गया 45.4 करोड़। प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ एक जो दिख रही है वो स्टैग्नेंट सी दिख रही है। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे जब इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस आईपीओ में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईपीएस की अगर आप बात करें तो 3.03 ईपीएस थी FY18 में, 2.89 हो गई FY19 में, 2.86 FY20 के अंदर और 2.02 Q2 के अंदर। तो ईपीएस भी आप देखोगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो ईपीएस कैसे बढ़ेगा, तो वही वाला इशू यहां पर भी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव था 67.4 FY18 के अंदर, 187.6 पॉजिटिव में आ गया, काफी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव में आ गया FY19 के अंदर, 196 करोड़ FY20 में और Q2 FY21 में 35.4 करोड़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक रहा। नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो 5.23 करोड़ नेट कैश फ्लो था FY18 में, 7.64 FY19, 24.11 FY20 और Q2 FY21 में 26.6। तो नेट कैश फ्लो भी ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और देख लेते हैं इसके अंदर, 20% के अराउंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ था FY18 में, 16.13 हो गया 19 में, 16.45 20 के अंदर और 9.65 FY21 Q2 के अंदर। तो ये सारा डेटा जो भी हमने देखा, हमने देखा कि ग्रोथ नहीं दिख रही है, थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है। प्रॉफिट ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, थोड़े से स्टेगनेंसी नजर आ रही है और उसके बेसिस पे भी क्या जज करना है वो हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेल्स की क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आईपीओ की। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन कंपनी शुरू हुई थी 1986 में। इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये जो कि प्रिसीजन कंपोनेंट बनाती है। 3 सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है, ऑटोमेटिव पावर ट्रेन, ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और तीसरा सेगमेंट है हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में, जैसे कि इंडस्ट्रियल गियर्स, मरीन इंजन, गियर बॉक्सेस एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स के अंदर हैंडलिंग इक्विपमेंट कैटेगरी में ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके पास 7 सिटीज के अंदर और जो कस्टमर्स हैं इनके एकदम टॉप लेवल के, टाटा मोटर्स, कमिंस, M&M, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, ऐसे इनके कस्टमर हैं। तो कस्टमर बेस अच्छा नजर आ रहा है। ईयर्स है इनके भारत फोर्ज, जमुना ऑटो, महिंद्रा सीआई, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, रामाकृष्ण फोर्जिंग्स, ये सब इनके कॉम्पिटिटर्स हैं और इनके कंपैरिजन में इनकी वैल्यूएशन क्या बैठती है वो हम कंक्लूजन के अंदर बात करेंगे। आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ बोरोइंग्स हैं जो रीपे करनी है और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस वो इस आईपीओ के थ्रू ये करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की। तो इशू साइज है 823 करोड़। आईपीओ ओपन हो रहा है 15 मार्च को, क्लोज हो जाएगा 17 मार्च को, अलॉटमेंट हो जाएगी 22 मार्च को और लिस्टिंग हो जानी चाहिए 25 मार्च को। प्राइस बैंड है आईपीओ का 1488 टू 1490। अब ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है, इसके बारे में ही बात करेंगे। काफी बड़ा प्राइस आया आईपीओ का, इसके बारे में बात करेंगे अभी कंक्लूजन के अंदर। एक लॉट के अंदर 10 शेयर्स हैं। हमारी एक एप्लीकेशन 14,900 की पड़ेगी। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो। 35% कोटा रिजर्व्ड है रिटेल एप्लीकेंट्स के लिए। कंक्लूजन पे जाने से पहले क्विकली बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे दिख रहे हैं। एसेट से शुरू करेंगे। FY18 के अंदर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ एसेट्स थे। FY19 में हो गए 2325 करोड़ और FY20 में हो गए 2303 करोड़। Q3 FY21 में 2246 करोड़ एसेट्स थे, तो एसेट्स ऑलमोस्ट स्टेबल ही नजर आ रहे हैं। लायबिलिटीज की बात करें तो 1402 करोड़ लायबिलिटीज थी FY18 में, 19 में हो गई 1641 करोड़, 20 में हो गई 1583 करोड़ और Q3 के अंदर 1474 करोड़ लायबिलिटीज हो गई थी। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 1522 करोड़ रेवेन्यू था FY18 के अंदर, 19 में हो गया 1831 करोड़, 1501 करोड़ हो गया FY20 में और Q3 FY21 में हो गया 536 करोड़। रेवेन्यू थोड़ा सा अफेक्टेड नजर आ रहा है FY21 के अंदर, वो तो सबको पता है क्यों है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है उसकी बात कर लेते हैं और वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। FY18 में प्रॉफिट था 31.5 करोड़। आप रेवेन्यू को देखो 1500 करोड़ से भी ऊपर का रेवेन्यू था FY18 में और अब जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये सिर्फ 30 करोड़। तो कितना मार्जिन है इनका ये इससे समझ में आ रहा है। FY19 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 97.3 करोड़ और FY20 में हो गया 41.07 करोड़। प्रॉफिट भी इनस्टेबल ही है और जो है इन परसेंटेज टर्म्स जो हम बोलते हैं मार्जिन वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। Q3 FY21 के अंदर प्रॉफिट हो गया 6.96 करोड़, वो तो काम हुआ ही नहीं, तो कम ही आना था। ईपीएस अगर आप देखो तो 15.67 ईपीएस था FY18 में, 19 में थोड़ा सिग्निफिकेंटली जंप होकर 48.39 पे पहुंच गया
और 20 के अंदर वापस 20.41 हो गया। अब Q3 के अंदर 25.18 आया है और इस ईपीएस के ऊपर जो पीई निकल के आ रही है वो 59.17 की निकल के आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगर हम देखेंगे 5.83 FY18, 19 के अंदर 15.51, 20 के अंदर 6.19 और Q3 FY21 के अंदर 7.07। फाइनली जो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन देखिए आप, FY18 के अंदर मार्जिन सिर्फ 1.7%। मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है, अब क्यों है वो भी बात कर लेंगे। FY19 के अंदर 4.8% मार्जिन था, FY20 में हो गया 2.8 और फिर Q3 FY21 में वापस 5.1। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आईपीओ के अंदर जो ये नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। पर अब हम दोनों आईपीओ के लिए बात कर लेंगे, लिस्टिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव रहने वाला है। लिस्टिंग के लिए अगर मैं दोनों आईपीओ की बात करूं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली ऑन है, सोचने की भी बात नहीं है। 50% जीएमपी चल रहा है और केमिकल एज यू नो, अभी हमने अनुपम रसायन का भी पीछे आईपीओ का रिव्यू करा था, अगर नहीं देखा आपने तो ऊपर लिंक है। तो केमिकल तो एक ऐसा सेक्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे ही इसका आईपीओ आता है लोग इसके पीछे भागते हैं फॉर वट एवर रीजन। नंबर्स भी देखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो लिस्टिंग उस रीजन से तो जरूर अच्छी हो जानी चाहिए, अभी भी 50% जीएमपी है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है। अभी आप देखोगे कई जगह आप रीड करोगे रिव्यूज को लिखा होगा लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करो, पर मैं लॉन्ग टर्म में इसके लिए क्यों अप्लाई करूं अगर प्रॉफिट 4 साल में बढ़ा ही नहीं है, स्टेबल ही है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है एक लाइफ स्पैन में कि हम एक कंपनी को लेकर बैठ जाएं जो ग्रोथ नहीं दिखा रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लग रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना है। तो मैं तो नहीं लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को। लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली ऑन है। और अगर बात करें क्राफ्ट्समैन की, तो क्राफ्ट्समैन तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्लाइडली ओवर वैल्यूड लोग बोल रहे हैं इसको है, पर ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशंस के हिसाब से वो शेयर प्राइस जैसी बड़ा दिखता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस मांग रहे हैं, पर शेयर प्राइस से नहीं, हमें तो देखना है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हैं, कितनी वैल्यूएशन जा रही है, जस्टिफाइबल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से देखना है। पर तब भी मार्जिन की जो हमने बात करी वो मार्जिन देख के मजा नहीं आया। पोर्टफोलियो के अंदर इतने कम मार्जिन का बिजनेस क्यों रखेंगे हम, कोई रीजन नहीं है उसको रखने का, जबकि इतनी हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाली कंपनीज होती हैं और आईपीओ में अभी तो इतने सारे आईपीओ और आने हैं। तो एक कंपनी को ऐसे पकड़ के बैठ जाना मुझे नहीं लगता ये ठीक अप्रोच होगी। लिस्टिंग इसमें कितनी भी मिले मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूं, हालांकि कुछ लिस्टिंग जरूर मिलनी चाहिए, मार्केट ठीक रही तो। और लॉन्ग टर्म की बात रही तो ये कंपनी क्लियरली मेरे पोर्टफोलियो में कहीं पर भी फिट नहीं बैठती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग सिर्फ एक ही आईपीओ में लगा सकते हैं, 2 में लगाने का भी मन होता है, लेकिन एक ही के ही फंड्स होते हैं, तो किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए अगर एक ही में लगाना है? तो अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर एक में लगाना है तो सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी होगी लिस्टिंग गेन के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, उसके बाद अनुपम रसायन। लेकिन ये जो थर्ड आईपीओ है क्राफ्ट्समैन आईपीओ, ये मेरे लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव में है ही नहीं। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसा मैंने भी बोला कि क्राफ्ट्समैन तो बिल्कुल भी नहीं है और लक्ष्मी और अनुपम भी नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनसे बेटर सिचुएशन में नजर आते हैं। और अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखोगे पीई रेशो की टर्म्स में, तो दोनों कंपनीज जो है थोड़ा सा हायर साइड में ही है, ऐसा ओवर वैल्यूड भी नहीं है पर थोड़ा सा हायर साइड में है। तो अगर हायर साइड में है और कॉम्पिटिटर्स बेटर हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें जाने का कोई यूज नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हम देखें कि ये शेयर्स भी बढ़े, पर हमें स्टॉक्स को इंडिविजुअल ना देखकर अपने पोर्टफोलियो लेवल पे देखना चाहिए। और क्योंकि जब पोर्टफोलियो लेवल में ये फिट नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती फिट करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे आईपीओ आएंगे, सबको तो हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सो अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।